So today we will discuss about the infinite series of functions. How the series of functions converge. So what are the steps for the convergence to check the convergence of pointwise convergence and uniform convergence of the series of functions. Let f and x be a sequence of real value function. बिल्कुल exactly वैसे ही जैसे पीछे था. It is defined on x, it is a real valued, and here is f and x, so it is a real valued functions on x. Let us let us form a new sequence s and x. हमने एक नई sequence बनाई and it is called the sequence of partial sums. How it is formed? S1. First element means the first element of the sequence. S2 means the sum of the first two elements of the sequence. S3 means the sum of three elements of the sequence. And S and X, it is the sum of n elements of the sequence. Where S and X called the nth partial sum. S and X को क्या कहते हैं? Nth partial. Why the name is partial? पार्शियल सम, क्योंकि जब हमने ये देखो सम पूरा कब होगा जब मैं सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दूंगी. सो ना ये बन जाएगा समेशन ऑफ एफ एन एक्स जिसको हम कहते हैं सीरीज. राइट. तो हमने क्या किया, हमने एक सीक्वेंस बनाई ऑफ पार्शियल सम. पार्शियल का मतलब पूरे सम नहीं लिए हमने, आधे अधूरे सम लिए. पहले में एक लिया, दूसरे में दो लिए, फिर तीन लिए, इस तरह से हमने n लिए. So Sn is called the nth partial sum. It is the sum of first n terms of the sequence f and x. The series कैसे बनेगी? सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स को ऐड करके सीरीज बन गई. This is called infinite series of functions and we denote it. ये सारी notations हैं, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं. The series summation fn is said to be pointwise convergent if the sequence of partial sum s and x is pointwise convergent. तो सीरीज की जो कन्वर्जेंस है वो किस पे डिपेंडेंट हो गई? सीक्वेंस ऑफ पार्ट. अगर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कब होगा? जब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है. And the series is uniformly convergent if the sequence of partial sum is uniformly convergent. तो जब हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन सीरीज के लिए लगाएंगे तो जो काम यहाँ पर सारी डेफिनेशन एग्जैक्टली जो काम यहाँ एफ एन एक्स कर रहा था उसकी जगह वो काम अब कौन करेगा? एस एन एक्स. क्योंकि सीरीज की जो कन्वर्जेंस है, सीरीज की कन्वर्जेंस डिपेंड कर रही है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल. ठीक है. सो जहां जहां एस एन होगा इट विल बी रिप्लेस्ड बाय एफ एन. where Sn(x) is equal to what is Sn(x)? Summation I running from 1 to n f(i)x. So सारी डेफिनेशन सेम रहेगी कि यहाँ पे जितने आप x लेंगे उतने जो भी आप एप्सिलॉन चूज करेंगे और हर x के लिए एक इंटीजर आएगा. हर x के लिए एक इंटीजर जब काम करता है तो वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है. तो अगर हर x के लिए एक ही इंटीजर m काम करेगा तो वो क्या है? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. जस्ट सी द डिफरेंस. Sn Fn की जगह क्या आ गए यहाँ पे? Sn. बाकी सारी डेफिनेशन एज इट इज. सो व्हेन यू आर राइटिंग Snx minus f of x, it is less than epsilon. ये लिखते हैं ना तो इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Snx किसके बराबर है? f of x के बराबर है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Snx? It implies limit n tends to infinity. ये देखो इन्होंने ऐसे लिख दिया, मैं अब उसको पूरा एलैबोरेट कर रही हूँ. Snx की वैल्यू पुट करो, summation I running from 1 to n f I x which is equal to f of x. अब आप क्या करेंगे? n tends to infinity कर देंगे. So दो तरीके हैं, either you will write like that f I x is equal to f of x or you will write summation n running from 1 to infinity f n x is equal to f of x. तो यहाँ पर ये f of x अगर पॉइंट वाइज है तो इसका नाम होगा पॉइंट वाइज सम. अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो यूनिफॉर्म सम. वैसे पॉइंट वाइज सम जो है वो हम हमेशा लेके चलते हैं. वहां लिखते हैं सम फंक्शन, पॉइंट वाइज सम फंक्शन. वहां लिखते हैं पॉइंट वाइज लिमिट. ठीक है, यहाँ लिखेंगे सम फंक्शन. सो I'm not using this criteria. I'm coming to the MN test. हम सीधा MN test पे चलेंगे.
Not doing the Cauchy criteria. We will do it later on. Yes. Yes, so test for uniform convergence of sequence series MN test, we have already done one example, nx upon 1 plus n square x square, ये हमने कर लिया था. And we have already done, this is the same exactly. ये भी हमने कर लिया था. Now we will come to the discuss the series for uniform. सिर्फ इतना लिखा है, चेक करो कि क्या ये uniform converge करता है. कुछ नहीं पता, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ. So you can do it by MN test. क्योंकि अब हमारा MN test के एप्लीकेशन चल रही है तो हम इसको MN test से करेंगे. MN test जो है वो सीक्वेंस के ऊपर अप्लाइड है. इसका मतलब सीरीज को पहले सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में बदलना है. So we will put the value n is equal to 1 2 3. This is f1x, f2x, f3x. ये वैल्यूज आ गई fnx. इन सारी वैल्यूज को हमने ऐड कर दिया. ठीक है, तो इसको ऐड करके ये हमारा बन जाएगा snx. So snx is equal to nx upon 1 plus n square x square, which is the partial sum of first n terms of the series. Now बेटा it, अब देखो ये snx कहीं पे ये हमारा fnx था in the previous example. This one. अब हमारा जो सॉल्व करके आ गया वो आ गया ये SNX. अब बिल्कुल, अब नाम चाहे FN है चाहे SN है तो वो सीक्वेंस ही. तो हमने प्रूव किया था ये सीक्वेंस जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करता ऑन एनी इंटरवल कंटेनिंग जीरो. इसका मतलब SNX जो अब हमने फाइंड आउट किया है, दिस विल आल्सो नॉट कन्वर्ज in any interval containing zero. They have written, we have already done by example 1, this is not uniformly convergent. अगर sequence of partial sum convergent नहीं है तो series भी uniformly converge नहीं करेगी. Now next we have prove that the sequence f(x), x upon 1 plus x square converges uniformly on any closed interval by MN test. सबसे पहला काम पॉइंट वाइज लिमिट, फिर दोनों का डिफरेंस, फिर हम mn लिखेंगे. mn क्या आएगा? सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस f of x इट्स मॉड. इंटरवल जो भी दिया है x बिलोंग्स टू i, तो ये बन जाएगा सुप्रीमम ऑफ fnx इट्स मॉड. यानी हमें fnx का सुप्रीमम निकालना है. इट मींस हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे. डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0. सो यू हैव टू वैल्यूज हियर. i की अगर आपकी दो वैल्यूज आ रही हैं, we have the two values. X जो है हमारा 1 by under root 10, we will take the positive value. So जब 1 by under root 10 से वैल्यू छोटी होगी तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0. कैसे लिखोगे इसको देखो, आप अंडर रूट n यहां से कॉमन ले लो. सपोज करो 1 by under root 10 minus x, ये एज इट इज रहने दो, क्योंकि जहां पे बच्चे प्लस है ना वहां कोई फर्क नहीं पड़ता. ना मैंने इसको देखना है ना मैंने, मेरी सिर्फ कंसंट्रेशन इसके ऊपर है, बाकी सारा प्लस है. ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 बाय अंडर रूट से कम है, अब x की वैल्यू जब 1 बाय अंडर रूट से कम होगी तो बेटा क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन, ये क्वांटिटी क्या होगी? ग्रेटर देन 0. यानी टोटल क्वांटिटी क्या होगी डेरिवेटिव की? ग्रेटर देन 0. और अगर x की वैल्यू 1 बाय अंडर रूट 10 से ज्यादा होगी तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लेस देन 0. तो द डेरिवेटिव चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये कोई आपको क्रैमिंग नहीं करना है. स्लोप ऑफ टेंजेंट देख रहे हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है. ठीक है, सो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है? ग्रेटर देन 0. यहाँ है डेरिवेटिव लेस देन 0. जब स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, इसका मतलब फंक्शन जो है पहले वो इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है. सो इस पॉइंट पे जाके हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. So then you will put the values. You have 1 by under 2n, and this is tending to 0, which is the value of mn. mn is tending to 0 as n tends to infinity. Therefore, by mn test, this is uniformly convergent. Now, this is not uniformly convergent. सबसे पहला step, point-wise limit. Limit n tends to infinity, which is infinity into 0 form. So infinity to 0 form, you will convert into infinity by infinity form. You will take the derivative, L'Hopital rule. So you can calculate this comes out to be 0. Why it comes out to be 0? देखो यहाँ पे तो n है, प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ भी n है, प्रॉब्लम यहाँ पे. इट मींस आपको सिर्फ ये चेक करना है.
ठीक है, कल भी मैंने डिस्कस किया था, जब x रेज़ टू पावर n होता है और 0 लेस देन x लेस देन 1 वैल्यू होती है, तो अगर हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 और 1 में लाई कर रही है और इस तरह की सीक्वेंस पड़ी है, तो ये 0 को टेंड करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मानो मैंने x को 1/2 ले लिया, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 रेज़ टू पावर n 0 होगा। उसी तरह हमारा 1 माइनस x 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो आप कोई भी वैल्यू देखिए, उसकी लिमिट लीजिए, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। So therefore, and for x is equal to 0, जब आप x को 0 पुट करेंगे, when you will put x is equal to 0, तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि हमारा इंटरवल 0 to 1 है, सब पॉइंट्स पे हमने डिस्कस कर लिया। तो जब आप x को 0 पुट करोगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f n x क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू है? f of x। जब आप x is equal to 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करो, 1 minus 1 क्या हो जाएगा? 0। तो लिमिट लगाओगे तो भी आंसर क्या आएगा? 0। तो हर केस में either you are taking 0, 1 or 0 less than x less than 1, we are having the value 0. So therefore you will write f of x is equal to 0 for all x belongs to 0. Then we will calculate mn. अब यहाँ पे mn को और अलग तरीके से फाइंड आउट किया गया है। सो यहाँ पे क्या किया है, अब ये एक हिट एंड ट्रायल है, अदरवाइज द प्रोसीजर इज सेम। अगर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उस केस में जब आप डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, यू कैन डू, क्योंकि ये पावर n में पड़ा हुआ है। ठीक है, सो इट्स बिट कंफ्यूजिंग। सो आपने क्या करना है, अब हमें यहाँ से किस वैल्यू, हमने भी अपनी तरफ से हमने एक वैल्यू चूज कर ली, 0 to 1 है ना, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। अगर 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो हम x की वैल्यू 1/n ले सकते हैं। तो जब आप 1/n वैल्यू लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, जहां x है वहां पे आप 1/n पुट कर देंगे। और ये देखो, ये जितनी भी वैल्यूज हैं उनका सुप्रीमम है, दिस इज वन ऑफ द वैल्यू। क्योंकि जब हम x बिलोंग्स टू 0 to 1 लिख रहे हैं, यहाँ 0 भी पुट हो रहा है, 1 भी पुट आ रहा है, और ऑल वैल्यूज आएंगे तो 0 और 1 सारी पुट हो रही है, उन सबका सुप्रीमम mn है, एंड दिस इज वन ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू, एक वैल्यू पुट कर। So ये cancel out 1 minus 1 by n. So ये बन गया this, and when this is tending to 1 by e as n tends to infinity, which is not tending to 0. Therefore, by Ammann test, the sequence Fn is not uniformly convergent. So 0 is the point of non-uniform convergence. Right? Now this is again about the convergence test, the uniform convergence of the series by Ammann test. So the same procedure, you will put the value n is equal to 1, 2, 3, you will find out f1, f2, f3, all of the calculation, you will add them. जब आप उसको ऐड करेंगे वो snx आ जाएगा। सबसे पहला काम लिमिट निकालने का, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, you will solve it, then mn you will find out। so ये वैल्यू आ गई। उसके बाद अब यहाँ भी इस केस में भी बेटा कि it's quite n square x can e raised to power n square डेरिवेटिव लेना it's quite difficult। तो जहां भी 0 और 1 का इंटरवल है, ये particularly we have taken x equal to 1 by n, सुप्रीमम छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, greater than or equal to, you will put the value, so that comes out to be 2 by, which is not tending to 0 as n tends to infinity। Therefore, by Ammann test, the sequence Sn of partial sum of the given series is not uniformly convergent in any interval containing 0। जिस इंटरवल में 0 कंटेन है, वहां पे ये जो है uniformly converge नहीं करेगी। Therefore, the given series is not uniformly convergent। So this is exactly the same, with the same procedure here we have taken y। बाकी जगह ये देखो, ये 0 to infinity था, वहां पीछे 0 to 1 था, तो x हमने लिया 1/n, तो हमें x 1/n से हमारा इजिली निकल गया। अब यहाँ क्या बढ़ा है, x स्क्वायर बढ़ा, यहाँ क्या है n। अगर मैं यहाँ x is equal to 1/n ले लेती हूँ, तो ये n जो है वो आपका वही का वही स्टे करेगा। अल्टीमेटली हमें n जो है वो रिमूव करना है, तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे, 1/√10। सो व्हेन यू विल पुट हियर, ये n will cancel, that's all। Similarly बेटा, this is exactly the same you can do। अब यहाँ पे हर क्वेश्चन को करने का तरीका अलग अलग है, जहां जो इजी प्रोसीजर है उससे कई बार हम स्लाइटली लेके दो चेक कर लेते हैं, डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर से पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, या हम देख रहे हैं कि हमें सुप्रीमम वैल्यूज जो है उसमें से एक पर्टिकुलर वैल्यू एग्जैक्टली मिल जाए। अब इस केस में डेरिवेटिव 0 किया, देखो डेरिवेटिव की वैल्यू आपने निकाली, x की वैल्यू निकाली, फिर यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव लेना आसान था, तो सेकंड डेरिवेटिव लेके वैल्यू पुट की, वो क्या आ रही है, लेस देन 0। So by any way you can do this question।
right? So example number 9, it is left for you. You can do easily. I'm coming to the next test. This is a Weierstrass M test. Very interesting test, Weierstrass M test. So ये लगता है series पे, for series of functions. For series of function. So I will not do the proof today, as it is based on the Cauchy's criteria of uniform conversion. Let's सिर्फ statement पढ़ के then we will start the questions of Weierstrass M test.